प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। सुमित्रानंदन पंत को हम पढ़ रहे हैं। उनकी आज जो कविता हम पढ़ने जा रहे हैं वह है मौन निमंत्रण। जब कभी हम छायावादी काव्यधारा को देखते हैं तो उसमें रहस्यवादिता एक महत्वपूर्ण तत्व है और उस रहस्यमयता के कारण यह छायावादी कविता ही रहस्यमय बन जाती है। यहाँ कवि मौन निमंत्रण यानी उस अदृश्य सत्ता का आभास महसूस कर रहा है जो कहीं न कहीं अज्ञात है या प्रकृति में व्याप्त है। यही नहीं, पंत ही नहीं, छायावाद का हर एक कवि प्रकृति और संसार के प्रति एक रहस्यात्मक रूप सामने रखता है, चाहे प्रसाद हो, निराला हो, महादेवी वर्मा हो। तो इस कविता में भी उसी शक्ति को स्वयं के विविध उपादानों के द्वारा अपने आप को पाते हुए दिखाया है और प्रकृति के जो परिवर्तन है उसके लिए वह मानता है कि यह उस ईश्वरीय रहस्य की वस्तु है और यह मौन निमंत्रण भी उसे ही दे रहा है। वो कैसे हैं? कवि क्या कहता है, उसको पंक्ति देखें कि स्तब्ध ज्योत्सना में जब संसार चकित रहता शिशु सा नादान, विश्व के पलकों पर सुकुमार विचरते रहते हैं जले स्वप्न अजान, तो न जाने नक्षत्रों से कौन निमंत्रण देता मुझको कौन। जब संपूर्ण संसार रात्रि में चमकने वाले गतिहीन चांदनी में एक आश्चर्य मग्न नादान बालक के समान सोता रहता है। स्तब्ध ज्योत्सना यानी आसमान में चांदनी खिली हुई है और यह संसार एक शिशु के समान सो रहा है, यानी प्रकृति यहाँ पर माँ का रूप है और उसमें जो संसार के जो प्राणी हैं वह उस बालक के समान सो रहा है और विश्व के पलकों पर सुकुमार विचरते और अनेक प्रकार के जो स्वप्न वह देखता रहता है। व्यक्ति अपनी गहरी निद्रा में अनेक प्रकार अनजान स्वप्न में विचरण करता है और गतिहीन छिटकती चांदनी में आश्चर्य से भरा हुआ बालक जब संसार में गहरी नींद में सोता है तब आकाश में जो चमकने वाले नक्षत्र है, कवि यहाँ कहता है उस समय कवि कहाँ देख रहा है कि न जाने नक्षत्रों से कौन निमंत्रण। तो कवि उन नक्षत्रों में एक मौन आभास का एहसास करता है। वह मानता है कि इन नक्षत्रों के माध्यम से मुझे कोई कह रहा है कि देखो ये ब्रह्मांड में जो घटित हो रहा है यह मेरा है, यह किसी परमात्मा का स्वरूप है, यह उस मनुष्य को समझने है। तो यह एक रहस्यमयी दृष्टि वहाँ पर कवि देख रहा है नक्षत्रों के माध्यम से। जब सारा संसार सो रहा है तो कवि के अंतस चेतना ऐसे जागृत हो रही है कि जैसे कोई उसे बुला रहा है, कोई उससे बात करना चाहता है, कोई उसे अपने स्वप्न में महसूस कर रहा है। तो ज्योत्सना के समय वह इस रूप में देखता है। फिर आगे देखते हैं कि सगन मेघा का भीमाकाश गरजता है जब तम साकार, दीर्घवर्ता समीर निश्वास प्रखर जरती जब पावस धार, न जाने तब का तड़ित में कौन मुझे इंगित करता तब मौन। अगला पद्यांश जो है कि आकाश में जब भीमकाय काले काले बादल गरजते हुए गहन अंधकार के समान प्रकट हो जाते हैं। सघन मेघा का भीमाकाश, आसमान मेघों से भर जाता है और अंधकार छा जाता है। गरजते हुए बादल जब हमारे सामने आते हैं तो उस समय दीर्घ भरता समीर और उस समय तेज हवाएं चलती है तो ऐसा लगता है कि समीर अपने निश्वासें भर रहा हो और प्रखर झरती जब और तेज गति से पावस की धारा बहने लगती है। तो प्रकृति का ये भी एक चमत्कार है कि आकाश में बादलों का उठना, अंधकार छा जाना, तेज हवाएं चलना और तेज बारिश की झड़ी लग जाना। जब ऐसे दृश्य के समय भी मुझे कौन निमंत्रण देता है तो उसी समय बिजली चमकती है। न जाने तप का तड़ित में कौन, वह बिजली जो तड़क के सामने आई है उसे मुझे ऐसा लगता है कि वह मुझे इंगित कर रहा है, वह अपनी सत्ता का मुझे अनुभूति करा रहा है कि देखो मैं यहाँ हूँ। यानी प्रकृति में चाहे कैसे भी दृश्य घटित हो रहे हो वहाँ पर वह अपनी उपस्थिति व्यक्त करता है। तो यह कौन है, यह रहस्य। यहाँ पर कवि ने रहस्यात्मक चित्रण करते हुए भी जिज्ञासा भाव रखा है। वह यह प्रकट नहीं कर रहा है कि यहाँ पर कौन है, क्या है, वह उस अदृश्य शक्ति की पहचान कर रहा है। तो प्रकृति का जो आलंबन रूप है, रहस्यवादी रूप है, इन दोनों पदों में देख रहे हैं और बड़ी ये छायावादी शैली के साथ प्रस्तुति दे रहे हैं। साथ साथ
कोमलकांत पदावली और उपमा रूपक अलंकार भी इन दोनों पदों में आपने देखी है। तो कवि यहाँ पर देखा है आपने कि ऊपर वाले पंक्ति में चांदनी की छटा के अंदर भी वह नक्षत्रों के माध्यम से उस अदृश्य सत्ता का बोध करता है। तो ठीक उसी प्रकार से बारिश और मेघों के बीच में भी जब बिजली चमकती है तब उसे लगता है कि वह कोई महान शक्ति है जो मुझे बुला रही है। आगे बढ़ते हैं कि देख वसुधा का यौवन भार, गूंज उठता है जब मधुमास, तो विदुर कैसे मृदुद्गार, कुसुम जब खुल पड़ते सोचवास, न जाने सौरभ के मिस कौन, संदेशा मुझे भेजता कौन। अब वसंत ऋतु का वर्णन कर रहे हैं और प्रकृति के सुंदरता के साथ उसके रहस्यमय चित्रण कैसे खिलता है वो बता रहे हैं कि जब चारों तरफ धरती पर हरियाली फैल जाती है, पतझड़ के बाद तो धरती पर बिछी हरियाली और खिलते हुए फूलों के यौवन भार को देखकर वसंत कोकिल के स्वरगान के साथ आगमन का उद्गार करती है कि देख वसुधा का यौवन भार। वसुधा ऐसे लगती है कि यौवन के भार से दब रही है। वह यौवन का प्रतीक यहाँ पर यह है कि वह फूलों को, पेड़ों को आच्छादित हो रहे हैं, घने फूलों से, फलों से, प्रकृति की खुशबू वातावरण से, और गूंज उठता है जब चारों तरफ प्रकृति में मधुमास छा जाता है, वसंत छा जाता है। ऐसी स्थिति में प्रकृति हरी भरी फूलों से लदी हुई और सौरभमय वातावरण चारों तरफ हो जाता है। उस समय विधुर उर्के से मृदुद्गार, कुसुम जब खुल पड़ते सोच्छ्वास, और उस हरे भरे पेड़ों, लताओं, पौधों पर जब नए नए उस फूल जो उत्साह के साथ खिल पड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो विधुर व्यक्ति के हृदय में पुनः जवानी फूट गई हो, मधुर स्वप्न उद्गार जाग गए हों। और उस समय फूलों से फूटने वाली जो खुशबू है उसमें कवि को क्या करता है, कुछ संदेश मिलता है। क्या कि न जाने सौरभ के मिस कौन, संदेशा मुझे भेजता कौन। ऐसा लगता है कि इस सौरभ के जो सुगंधी है, पराग कणों की जो गंध है, उसके माध्यम से मुझे वह आभास दे रहा है, ईश्वरी सत्ता मुझे कह रही है कि मैं यहाँ हूँ। आप देखते हैं कि मधुमास में क्या होता है, नए पत्ते खिलते हैं, कलियाँ खिलती है, कोमल लताएँ होती है जिनमें रस भरता है, उसके साथ साथ सुगंध जो होती है वो दिखती नहीं है। प्रकृति के जो पराग कण उन फूलों के माध्यम से इधर उधर जो हवाओं में बिखरे रहते हैं वो हमें दिखते नहीं हैं, लेकिन महसूस कराते हैं कि देखो सुगंध यहाँ है। यह सुगंध वह अदृश्य सत्ता उस परमात्मा शक्ति की है या उस रहस्यमय शक्ति कौन है, कभी यहाँ पर उसी का संकेत कर रहा है। आगे चलते हैं तो वो कहते हैं कि शुद्ध जल शिखरों की जब बात, सिंधु में मथ कर फेनाकार, बुलबुलों का व्याकुल संसार, वरना बिथुरा देती अज्ञात, उठा तब लहरों से कर कौन, न जाने मुझे बुलाता मोन। समुद्र के थपोड़ों की बात कर, सागर का दृश्य वर्णन करते हुए कवि कहता है कि सागर में जो शांत और भयभीत जल शिखर जब हवा के तेज थपोड़ों से मथे जाते हैं तो बुलबुले उठते हैं। क्षुब्ध जल शिखरों को जब बात, सिंधु में मथकर फेनाकार, सिंधु में जब वो टकराते हैं तो फेन लहरें उठती है और उसमें से झाग भरे बुलबुले उठते हैं। तो ये बुलबुले बड़े व्याकुल रूप में नजर आते हैं। ऐसे बुलबुले संसार रूपी हवा के थपेड़ों से अज्ञात रूप में बिखरा कर अलग कर देती है। तभी उस सागर में उठने लहरों से कोई हाथ उठाता है और हाथ हिलाकर मुझे बुलाता है। उठा तब लहरों से कर कौन मुझे बुलाता है। यानी जब समुद्र में लहरें उठती है, बुलबुले होते हैं और फेनाकार झाग और बुलबुले चारों तरफ अलग अलग थलग पड़ जाते हैं, उसी समय मैं देखता हूँ कि उस सागर के दृश्य में भी, उन लहरों के बीच में भी मुझे कोई हाथ उठाकर निमंत्रित कर रहा है, बुला रहा है कि तुम मेरे को पहचानो। ये क्या है? बुलबुले रहित लहरें मुझे मौन निमंत्रण देती सी प्रतीत होती है। तो ये आप देख रहे हैं कि एक तरफ मधुमास है, एक तरफ सागर की लहरें हैं। दोनों को उन्होंने मानवीकरण कर दिया है, दोनों को मनुष्य रूप में प्रस्तुत कर दिया है। मधुमास के साथ फूलों की खुशबू और सागर के साथ संसार के थपेड़ों में भी उस ईश्वरी सत्ता का आभास कवि यहाँ पर कर रहा है। सौरभ को मूर्त रूप बना दिया है जबकि अमूर्त रूप है, लहरों में अमूर्त का आरोप किया गया है। तो ये प्रकृति का जो चित्रण इस रूप में है, रहस्यात्मक में है, मानवीकरण के रूप में है, उद्दीपन के रूप में है, ये प्रकृतिवादी यानी छायावादी कवियों की एक विशिष्टता है।
अनुप्रास, उपमा, मानवीकरण, अलंकार बड़े सायास ने अनायास ही आए हैं। और भाषा में जो अमूर्त चित्रात्मकता है वह बड़ी शानदार है। ये पंक्ति देखें आप, विधुर उर्के से मृदु उद्गार, ये जो पद है वो लाक्षणिक पद है। यहाँ पर विधुर का जो हृदय होता है उसको मीठे कोमल वसंत से जोड़ दिया गया है। तत्सम शब्दों की प्रचुरता के बावजूद ये भाषा कितने सरल और स्पष्ट और रहस्यमय, इसीलिए प्रंत प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। आज हमने इन 4 पदों को पढ़ा है। चारों पदों को आप देखें, इनकी व्याख्या करें। शेष हम अगले कालांश में पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।